हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और साथ ही साथ पढ़ भी रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ जो कुछ रह गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इस वीडियो के राइट कॉर्नर के टॉप पे क्लिक करके उस वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट हमारी टर्म रहेगी वो है डेटर्स। डेटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो डेटर्स के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांजैक्शंस को समझना होगा कि ट्रांजैक्शंस जो होती है वो किस तरह होती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस जो होती है आपको पता है कि ट्रांजैक्शंस जब भी होती है तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। ठीक है, ए पार्टी कोई ना कोई थिंग बी पार्टी को देगा और बी पार्टी क्या करेगी, उस थिंग के बदले में आपको पे करेगा, मतलब कि एक अमाउंट देगा। और जब ये पूरी सेटलमेंट हो जाती है तब उसे कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस पूरी सेटल हो गई है। बट कई कंडीशंस में क्या होता है कि वहाँ पर एक पार्टी, जैसे कि ए पार्टी है, इसने थिंग्स तो दे दी अपनी, मतलब जो चीज़ें इसने देनी थी आगे बी को वो उसने दे दी। बट बी क्या कर गया, इसने पे करने के लिए अभी मना कर दिया और कहा कि मैं बाद में पे करूँगा। मीन्स कि यहाँ पर क्रेडिट, वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हुई। ठीक है, तो इसमें जो सेटलमेंट होनी थी हमारी ट्रांजैक्शंस की वो नहीं हो पाई। तो ये जो सेटलमेंट होगी वो फ्यूचर में होगी कभी। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं सारी की सारी ये उसी के लिए ही रहेगी, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ऐसी वो ट्रांजैक्शंस जिनके लिए आपने पे नहीं किया या आपके सामने जिसने आपको सामान दिया था उसने भी पे नहीं किया, तो उन्हीं के लिए ये सब टर्म्स रहेंगी। तो सबसे पहले आपके पास है डेटर्स। देखिए, डेटर्स वो पार्टीज या वो पर्सन्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, बिजनेस को पैसे देने हैं। आपने क्या किया, उनको क्रेडिट सेल्स की, मतलब आपने उधार पे उनको अपना माल बेचा है, गुड्स और सर्विसेज आपने उनको उधारी पे दी है। तो बस उसी उधारी के लिए अब क्या करेंगे, वो फ्यूचर में आपको पे करेंगे। ठीक है, और फ्यूचर में एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि हाँ भाई हम इस टाइम पीरियड तक आपको क्या करेंगे, पे करेंगे। मान लो कि इसमें टाइम पीरियड डिसाइड था कि इसमें कहा था कि 5 मंथ्स है ना। ठीक है, कि 5 मंथ में आपको वो पैसे वापस पैसे दे देंगे आपके गुड्स और सर्विसेज के बदले में। बट वो क्या करते हैं कि 5 मंथ्स डिले कर देते हैं उसके बाद भी। ठीक है, 5 मंथ्स तक वो नहीं दे पाते हैं और उसके बाद भी डिले कर जाते हैं, तो हम उन केस में से कहेंगे कि ये डेटर्स हैं हमारे। ठीक है, ओके, मतलब है तो ये क्रेडिट सेल के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं, बट ये होते हैं जो अनेबल, जो नहीं हो पे कर पाते हैं, उनको हम डेटर्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ उसमें साथ में नेक्स्ट जो इसमें टर्म है वो है क्रेडिटर्स। अब जो क्रेडिटर रहेगा वो इसका अपोजिट रहेगा। डेटर्स में पे आपको करेंगे लोग फ्यूचर में, अब क्रेडिटर्स में आपने पे करना है फ्यूचर में। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप हमेशा कैश में ही डील करो। ठीक है, हम बिजनेस चलाने के लिए क्रेडिट में डील करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कैश में करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपने फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, द बैंक विच गेव लोन टू द बिजनेस इज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो हम हमारे लिए क्या है, जो बैंक को हमने पैसे बाद में देने हैं क्योंकि हमने उनसे लोन लिया है, तो हम उनके लिए क्या रहेंगे, या हम हमारे लिए वो क्या है, वो क्रेडिटर्स में होंगे। ठीक है, और इनकी हम एंट्री क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ हेड में करते हैं। और डेटर्स की जो एंट्री होती है वो कहाँ होती है, हमेशा वो कंपनी के एसेट्स में होती है। बस इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये एसेट्स में जाएगा और ये लाइबिलिटीज़ में जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। तो नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास वो है बिल्स पेबल्स। तो बिल्स पेबल भी सेम वही है। जब आप क्या करेंगे, क्रेडिट पे कोई सामान खरीदा होगा आपने। ठीक है, आपने क्या किया है, कोई चीज़ गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे लिया। क्रेडिट का मतलब क्या है, जहाँ पर आपने पैसे या फिर अपना अमाउंट जो या फंड था वो नहीं दिया सामने वाली पार्टी को। ठीक है, तो ये जो चीज़ डिफाइन करेगी ये आपके मनी एक्सपेक्टेड टू बी पे बाय द कंपनी, मतलब एक कंपनी को या एक फर्म को एक्सपेक्टेड है कि हाँ मतलब इतने मंथ में, कि 5 मंथ्स में, ठीक है, आपने क्या करना है, इस चीज़ को अमाउंट को पे करना है। ठीक है, तो इसमें डिफाइंड होता है कि 5 मंथ्स का टाइम पीरियड है तो इसमें आपने क्या करना है, पे कर देना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इन्हीं सभी बिल्स को हम क्या बोलेंगे, या इसी सभी ट्रांजेक्शन्स को हम अपने डिस्कस करते हैं, या फिर इनको हम एज्यूम करते हैं कि ये बिल्स पेएबल है हमारे लिए। ठीक है, तो मनी एक्सपेक्टेड टू बी पे बाय द कंपनी इन द फ्यूचर फॉर द गुड्स बॉट एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लाई ऑन क्रेडिट। ठीक है, और इस बिल्स पेएबल का नेचर क्या रहेगा, जैसे क्रेडिटर्स का है सेम,
लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल्स। अब बिल्स रिसीवेबल भी इसका थोड़ा उल्टा रहेगा। बिल्स पेबल में आप क्या करेंगे कि बिल्स या फिर अमाउंट को पे करेंगे इन फ्यूचर, पर याद रखना इसमें हमेशा टाइम पीरियड डिफाइंड होता है। ठीक है, और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल में भी क्या होगा, अब आपको पैसे मिलेंगे। मतलब कि आपने जब कोई सामान दिया, मतलब आप इस टाइम क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, अब आप सेलर हो। ठीक है, आपकी फर्म क्या है, सेलर है, आपने सामान बेचा। अब सामान बेचने के बदले में ट्रांजेक्शन्स पूरी करने के लिए सामने वाली जो पार्टी थी वो आपको क्या करेगी, उसके बदले में फंड्स देगी या आपको अमाउंट देगी उस गुड्स के बदले, सर्विसेज के बदले। ठीक है, तो सेल्स के बाद आपको अब अमाउंट आएगा, उसी अमाउंट को हम डिफाइन करेंगे कि ये हमारी क्या है, बिल्स रिसीवेबल्स है, क्योंकि हमने क्रेडिट पे बेचा है सामान। ठीक है, बट याद रखना बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और डेटर्स और क्रेडिटर्स में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। देखिए, आप मैक्सिमम टाइम तो दोनों सेम ले सकते हो, बट सेम नहीं होता है हमेशा। अगर दो अलग अलग टर्म है तो मतलब अलग अलग है इन दोनों का। ठीक है, तो वही चीज़ हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग है। अभी हमने कहा कि देखिए, डेटर्स भी वही होते हैं कि हम फ्यूचर में जो पे करने वाली पार्टीज होगी उन्हीं को डेटर्स भी बोलते हैं। क्रेडिटर्स होंगे अगर हमने फ्यूचर में किसी को पे करना है। बिल्स पेबल में क्या है कि हमें क्या करना है, फ्यूचर में पे करना है, सेम क्रेडिटर्स की तरह ही है इसमें। ठीक है, और बिल रिसीवेबल्स मतलब आपने पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, इनमें माइनर माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये अगर आपने वर्ड अच्छे से समझ लिया तो आपको इन दोनों का डिफरेंस इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो ट्रेड रिसीवेबल्स होता है वो होता है टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। देखिए, अब यहाँ पर दो अलग अलग टर्म है, तो मतलब कि यहाँ पर बिल्स पेबल्स, सॉरी बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स। ठीक है, ये दोनों ही अलग रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डेटर्स में क्लियर कर दिया था कि डेटर्स मतलब वो रहते हैं पार्टीज जो एक टाइम पीरियड में आपने कहा था कि 5 मंथ्स में पैसे देने हैं, बट आप वो पार्टी क्या कर रही है, आपको पैसे 5 मंथ्स में नहीं दे पाती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, उसको हम डेटर्स के कहते हैं। ठीक है, और बिल रिसीवर्स में हम लेते हैं कि अगर 5 मंथ से पहले अगर लेने हैं, ठीक है, तो 5 मंथ्स के दौरान हम उनको बिल रिसीवर में डालेंगे, और 5 मंथ्स के बाद हम बोलेंगे कि हमारे लिए क्या है, ये डेटर्स हो गए अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपने क्या लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, वो हमारे टोटल होते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को ही मिलाकर। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। और यहाँ पे देखिए एक माइनर सा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि बिल रिसीवेबल रिप्रेजेंट अ फॉर्मल एग्रीमेंट। जो बिल रिसीवेबल होता है वो क्या करता है, एग्रीमेंट बनाता है कस्टमर और बिजनेस के बीच में टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट विद इन अ सेट पीरियड फॉर द गुड्स। जो मैं अभी पहले आपको डिस्कस किया कि 5 मंथ्स कहा था, तो 5 मंथ्स में हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, और अगर नहीं हो जाता है तो वो डेटर कहलाता है, सिंपल। ठीक है, तो अब इसी का उल्टा हो जाएगा ट्रेड पेबल्स का। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जो दिक्कत रहती है या फिर कन्फ्यूजन जो रहता है वो डेटर्स और क्रेडिटर्स में रहता है। बिल्स पेबल्स और बिल्स रिसीवर्स में उतनी दिक्कत नहीं आती है स्टूडेंट्स को, ये सिंपल है। एक में पेबल है और एक में रिसीवर्स है, मतलब पैसे लेने हैं और पैसे देने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेन फोकस रखना है आपने वो रखना है डेटर्स और क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डेटर्स और क्रेडिटर्स को समझने के लिए आपको बस एक ही चीज़ है ध्यान रखने की, वो है अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट देखिए, अकाउंट को आपको मैंने बताया था उसमें दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। ठीक है, देखिए डेबिट जो रिप्रेजेंट करता है वो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। डेबिट क्या करता है, अकाउंट के इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, और क्रेडिट जो अकाउंट के रिप्रेजेंट करता है वो डिक्रीज साइड को। ठीक है, डेबिट इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है और क्रेडिट डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मीनिंग नहीं होता है, मैं भी बता रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट का ये मीनिंग नहीं है। ये बस मैं बता रहा हूँ कि साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बस जो हमारे अकाउंट्स की दो साइड होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास
डेबिट रहता है और राइट साइड में क्रेडिट रहता है, ठीक है। तो लेफ्ट जो साइड रहती है वो इंक्रीज़ को शो करती है और क्रेडिट डिक्रीज़ को शो करती है, ठीक है। अब यहीं पे आपने ना इस चीज़ को कैश से लिंक करना है। किससे लिंक करना है? कैश से लिंक करना है। इससे आपको मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा, क्या ट्रिक मिलेगी आपको, ठीक है। तो जो कैश रहता है ना, जब भी बढ़ेगा आप क्या करोगे उसको हमेशा, आप उसे हमेशा क्या करोगे कि उसको डेबिट करोगे अकाउंट्स में, ठीक है। और जब भी आपके पास से पैसा घटेगा वो आप क्या करोगे, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब पैसे का बढ़ना आपको कहाँ शो हो रहा है, वो डेबिट में शो हो रहा है, और पैसे का घटना कहाँ पे शो हो रहा है आपको, वो क्रेडिट में शो हो रहा है, ठीक है। देखिए इस चीज़ से आप ट्रिक बना सकते हैं कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो जब आप पैसे लोगे ना किसी से, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कैश इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सिंपल है, वो क्या बनेगा, डेबिट। तो डेबिट से ही वो वर्ड बना है डेटर्स, ठीक है। और जब भी आपको किसी को पे करना होगा तो आपके वहाँ से कैश क्या करेगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसी से क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, तो उससे क्या बन जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। देखिए ये ट्रिक बहुत ही काम की है। तो आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो इसको बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसको अच्छे से समझ लेना, बस आपको फ्यूचर में कभी भी डेटर्स और क्रेडिटर्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास वो रहेगा इनकम। इनकम देखिए ट्रेड पेबल्स सिमिलर है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स थे ना, वैसे ही सिमिलर है। ट्रेड पेबल्स में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो सम होगा, एक तो क्रेडिटर का होगा और दूसरा क्रेडिट बिल्स पेबल्स। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स, या मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो ट्रेड पेबल्स का सम रहेगा वो होगा क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स, ठीक है। तो जितने भी क्रेडिटर्स होंगे और साथ ही साथ जितने भी आपके क्या होंगे बिल्स पे करने होंगे, उन सब का टोटल शो करता है ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो ये एक तरह से अकाउंट या समरी होती है हमारे टोटल इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। तो अब बताते हैं करते हैं बात इनकम के बारे में, ठीक है। तो इनकम, तो इससे पहले हमने एक ऑप्शन एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था रेवेन्यू, ठीक है। तो जो इनकम होती है वो ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा उतनी मतलब अलग नहीं होती है रेवेन्यू से, बट है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड द कॉस्ट और एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर अकाउंट पीरियड, इट इज़ आल्सो नोन एज द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। द कॉस्ट और एक्सपेंस इनकर्ड बाय बिजनेस इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, मेन टर्म इसमें यही है कि जो डिफरेंस आएगा ना आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में, ठीक है। आपको रेवेन्यू मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि रेवेन्यू क्या होता है, जो आप सेल्स करते हो ना, सेल्स के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा ना उससे, ठीक है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू में आपने बस एक्सपेंसेस को अपने, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को उसमें क्या करना है, डिडक्ट कर देना है, और उससे डिडक्ट करने पे आपको क्या मिलती है, आपकी इनकम मिलती है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू माइनस, सॉरी टोटल रेवेन्यू नहीं, चलिए आप कह सकते हैं रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपके पास जो महीने का टाइम पीरियड में जो आपका जो एक अकाउंटिंग पीरियड में आपका जो रेवेन्यू हो रहा है उसमें से आपने क्या करना है, एक्सपेंसेस को लेस करना है, और इसमें क्या मिल जाएगा आपको, इनकम मिल जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन करके रखा है कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड द कॉस्ट और एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस और कॉस्ट अब अगर आप रेवेन्यू से डिडक्ट कर देते हो तो हमारे पास क्या बचती है, वो इनकम। और अगर रेवेन्यू आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड बता दिया कि जितने भी आप सेल्स करोगे, सेल करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म है वो भी सिमिलर है हमारे पास, वो है प्रॉफिट, ठीक है। देखिए आपने रेवेन्यू पढ़ा, इनकम पढ़ा, प्रॉफिट पढ़ा, अब तीन अलग अलग टर्म है तो ये तीनों ही अलग अलग ही होगी, सेम यूज़ नहीं करना उतना, ठीक है। ये बेसिक आप कर सकते हो नॉर्मली यूज़, बट नहीं उतना मतलब सेम नहीं रहते हैं ये, ठीक है। तो अकाउंटिंग में अगर अलग है तो ये अलग ही है। तो प्रॉफिट जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो आप एक्सप्लेन करते हो इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है जो हम परचेज़ करेंगे और उसके बाद उसको सेल कर देंगे। परचेज़ और सेल जो आप ये करते रहते हो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखिए प्रॉफिट जो रिप्रेजेंट करता है वो टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है।
जो टोटल इनकम आपको मिलेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, सिंपल है। मतलब अगर आपने परचेज सेल करके जो अमाउंट आपको मिला है, ठीक है, वो टोटल को रिप्रेजेंट करेगा आपको प्रॉफिट। ठीक है, उस इनकम को आप क्या कहेंगे कि यही हमारी क्या है, प्रॉफिट। क्योंकि देखो इनकम हमारी जो बनती है वो एक्सपेंसेस को लेस करके बनती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मतलब सिमिलरली वो क्या रहेगा, वही हमारा प्रॉफिट भी रहेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल है प्रॉफिट अर्न बाय सेल ऑफ एसेट एंड रेंडिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, आपने किसी एसेट को बेच दिया या फिर आपने कोई सर्विस दे रहे थे। ठीक है, उस सर्विस के बाद आपको जो उसमें से जो अमाउंट या सेल के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, देखिए अब इसमें दो तरह की टर्म्स आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है और एक नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना वो बनेगा हमारा रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर जो इनकम बन रही थी ना वो टोटल है सबका। ठीक है, इसका चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे वो डिफाइन नहीं है ना कौन से एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो डिफाइन करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट बनाना है आपने, नेट प्रॉफिट बनाना है। देखिए ये सिमिलर टर्म है ऑलमोस्ट आपस में। ठीक है, इनकम और प्रॉफिट दोनों ही। ठीक है, देखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ आपको है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, जिसने अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं बता दूंगा, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में बनता है। कहाँ बनता है वो, ट्रेडिंग अकाउंट में बनता है। और जो नेट प्रॉफिट बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर। देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वहाँ पर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हम प्रॉफिट निकालते हैं कि आपने हाईलाइटेड निकाला कि हाँ भाई इतना परचेज़ किया सामान और उसको इतना सेल कर दिया, और उसमें से बस आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि लेबर चार्जेस, सामान को आपको मतलब बेचने से पहले उसको कहीं ना कहीं रखना होता है ना, तो आप क्या करोगे, सामान इतना उठाएगा ट्रक का वो, मतलब काफ़ी ये जो हाईलाइटेड है उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को शुरू करने से पहले जो आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस को वेयर कर दोगे ना, उन्हीं को हम क्या करेंगे यहाँ पर लेस कर देंगे। ठीक है, उन लेस करने के बाद एक्सपेंसेस को आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा हमारा जो रेवेन्यू होगा, मतलब जो आपने सेल की है उस सेल में से आपने क्या करना है, लेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है वो आपको थोड़ी देर में बता दूंगा मैं। ठीक है, डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन है ना, या फिर आप जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो, परचेज एंड सेल। ठीक है, उस ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले, उस ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको उस चीज़ को सेट करना होगा, प्रॉपर आपकी दुकान तक वो सामान पहुंचना चाहिए ना। ठीक है, तो मान लो आपने कंप्यूटर्स बेचने हैं, अब कंप्यूटर्स जब बेचोगे सबसे पहले एक जगह होनी चाहिए ना जहाँ पे बैठ के आप वो बेचोगे। ठीक है, वहाँ तक आप उसको पहुँचाओगे। ठीक है, तो पहुँचाने के लिए आपको पहले माल इतना सारा लाना पड़ेगा, तो वहाँ पे देखो कितने सारे आपके एक्सपेंसेस बेयर हो रहे हैं। ठीक है, आपने ट्रक का इतना सारा वो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक्सपेंसेस बेयर करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद खुद तो ढो के लाओगे नहीं, अगर कहीं ऊपर होगा रास्ता हाईवे के साथ तब तो ठीक है, फिर भी वहाँ पर लेबर चार्जेस भी लगेंगे आपके। ठीक है, कैरेज लगेगा, इन्हीं सब को हम क्या करेंगे यहाँ पर लेस करेंगे, और उससे क्या बनता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। और याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ होता है हमारा, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये भी। ठीक है, और नेट प्रॉफिट, अब जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो नेट प्रॉफिट होगा हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो बनता है वो किससे बनता है, हमारे टोटल रेवेन्यू से। देखिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, अब सारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद और टोटल रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद हमारा बनता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये हमेशा कहाँ शो होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कनेक्टेड रहते हैं, बस अलग होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हिंदी में कहते हैं हम खर्चा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि द अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस फॉर रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, आप अपने बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, सेल एंड परचेज। ठीक है, जो अमाउंट आप स्पेंड करोगे बिजनेस को चलाने के लिए उसी चीज़ को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने कहीं आपकी शॉप है, आप मोबाइल फ़ोन्स बेच रहे हो, तो सबसे मेन पर्पज़ रहता है पहले उसको परचेज़ करना पड़ेगा आपको मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करके लाओगे। ठीक है, उस शॉप पे उसको सेटल करोगे, शोरूम में सेटल करोगे। सेटल करने के बाद आप उसको क्या करोगे, स्टार्ट करोगे बेचना। अब एक दिन में कोई सेल नहीं होगा सारे के सारे। ठीक है, एक दिन में सब कुछ नहीं बिकता है, टाइम लगेगा। ठीक है, वो धीरे धीरे टाइम में आपके पास क्या आता रहेगा, रेवेन्यू आता रहेगा।
ठीक है। अब धीरे धीरे रेवेन्यू तो आ रहा है, साथ साथ में आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस भी आएंगे, ठीक है। मतलब और भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और भी क्या आ रही है वहाँ पर, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, ठीक है। मान लो बिजली का बिल वहाँ रहने का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी हमें ध्यान में रखनी होती है। और इन्हीं चीज़ों को हम, इन एक्स्ट्रा कॉस्ट को या फिर अमाउंट को, इसी अमाउंट को, ठीक है, जो स्पेंड करता है बिजनेस रनिंग ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है। द एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक बार अब जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सपेंसेस समझ में आ गया होगा। एग्जांपल हमारे पास सैलरीज दोगे आप, वेजेस दोगे, रेंट दोगे, बैड डेट्स होंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। डेप्रिसिएशन लगेगा आपके ऊपर, ये सारी क्या है, आपके एक्सपेंसेस के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सॉरी एग्जांपल्स हैं, टाइप्स अब हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो मेनली जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं। देखिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने कहा कि जो प्रोडक्शन के टाइम या स्टार्टिंग के टाइम, ठीक है, जब आप किसी सामान को या किसी ट्रेड को शुरू करने से पहले जो आप एक्सपेंसेस को बियर करोगे, उन्हीं को हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस और परचेज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी आपने सामान बेचना स्टार्ट नहीं किया है, बस खरीदने जा रहे हो, खरीदने से पहले भी वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसेस का काफ़ी खर्चे होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। और जो सेकंड है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट होगा जो आप बाद में सेल करना स्टार्ट कर दोगे ना चीज़ों को, ठीक है। आपको आपने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग, अब सेलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब उस दौरान क्या रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा, रेवेन्यू के साथ साथ आप क्या करोगे, वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसेस को भी उठाओगे, वहाँ पर उन एक्सपेंसेस को हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक। तो आई होप कि आपको एक्सपेंसेस भी अब क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है वो है स्टॉक एंड इन्वेंट्री। देखिए ये दो अलग अलग टर्म है, ये सिमिलर नहीं रहती हैं। आपको कई कहेंगे कि ये सिमिलर होती है, बट नहीं होती हैं। अगर दो अलग अलग नाम दिए तो किसी वजह से ही दिए हैं बिजनेस में, ठीक है। देखिए गुड्स ऑब्टेन्ड फॉर सेल्स और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल दैट आर येट अनसोल्ड ऑन एनी पर्टिकुलर डेट इज़ नोन एज स्टॉक। देखिए जो स्टॉक जो टर्म है ना, ठीक है, आपने कोई सामान बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने कहा कि वो एक दम में नहीं बिकेगा, एक दिन में नहीं बिकता है सारा, ना एक मंथ में बिकेगा। हो सकता है कि बिक जाए, बट हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस तो ये रहते हैं कि बचेगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट मंथ के लिए वो रहेगा। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्टॉक का मतलब है अनसोल्ड गुड्स ऑन एनी पर्टिकुलर डेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट तक आपके जो अनसोल्ड गुड रहेगा ना, उसे हम स्टॉक कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वही इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी वही होता है, ठीक है। बट इन्वेंट्री जो वर्ड यूज़ करते हैं वो थोड़ा वाइड एरिया में हम यूज़ करते हैं। इसको हम प्रोडक्शन के लेवल में यूज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री इज़ द रॉ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एज वेल एज गुड्स दैट आर अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। हम स्टॉक प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पर इन्वेंट्री हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जो स्टॉक रहता है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सेल एंड परचेज के टाइम, ठीक है। वहाँ पे जो अनसोल्ड गुड होगा उसी को हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। वट एवर यू सेल टू कस्टमर, ठीक है, द मोर स्टॉक और प्रोडक्ट यू सेल द मोर रेवेन्यू यू बिजनेस जनरेट्स, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको स्टॉक और इन्वेंट्री का डिफरेंस भी क्लियर होगा, ठीक है। अब जो स्टॉक रहता है ना वो टू टाइप्स का रहता है, ठीक है, याद रखना आपने, ठीक है। स्टॉक जो रहता है वो टू टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस में हमेशा एक रहेगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। और सेकंड रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखिए ये भी सिमिलर ही टर्म है, बस ये टाइम पीरियड के हिसाब से ये चीज़ डिफाइन करता है, ठीक है। तो चलिए एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर्स है, चलो स्मार्टफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, आपने ये जनवरी मंथ में लिए हैं, ठीक है। अब 1 जनवरी से आपने क्या किया, उनको बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। अब 31 मार्च तक, ये सॉरी 31 जनवरी तक,
31 जनवरी तक आपके पास कुछ स्मार्टफोन्स अनसोल्ड रहेंगे, ठीक है, हम उनको क्या कहेंगे, ये स्टॉक है, ठीक है। ओके, देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना, ठीक है, तो इस मंथ के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो क्या होगा, जो अनसोल्ड स्टॉक होगा ना, वही क्या है इस मंथ के एंड में हम उसको कहेंगे कि हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब यही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या बनेगा, वो हमारे नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बनेगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है। और इसी स्टॉक को हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक, बट कहेंगे कब, फेब के मंथ में, फेब के शुरू में, फेब के शुरू में हम इसको कहेंगे ये हमारे लिए क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है। वही क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए कन्वर्ट होता है ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि ये वो अनसोल्ड है, अनसोल्ड गुड्स हैं, ठीक है। पहले हमें वही चीज़ बेचनी है जो हमारे पास बच रहा है, ऐसा नहीं है ना जो बिका नहीं है और आप नया सामान मंगाते जा रहे भाई, जो पहले बचा है ना आपके पास बेचने के लिए, आप पहले उसे बेचोगे, उसे प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टर्म की तरफ ले चलते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है आपके लिए वो है बैड डेट्स, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हमने डेटर्स को एक्सप्लेन किया था, तो ये उसी से ही रिलेटेड ये वर्ड रहेगा बैड डेट्स, ठीक है। अब डेटर्स का मतलब क्या था, ऐसे लोग जिनसे आपने क्या करने हैं, पैसे लेने हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपने किसी फ्रेंड को पैसे दिए हैं, अब वो वापस आपको कर नहीं रहा है, ठीक है। अब भाईचारा तो वहाँ दिखाएंगे नहीं, अकाउंट्स में थोड़ा ना भाईचारा चलता है, तो ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड करना ही है, ठीक है। अब वो पैसे नहीं दे रहा तो क्या ही कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर अकाउंट्स बना के रखते हैं जिसमें हम उसको कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, बैड डेट्स है, ठीक है। बैड का मतलब क्या है, बुरा, ठीक है। ये बुरा दोस्त निकला, अब इसने पैसे नहीं देने तो नहीं देने, अब इसको मार काट के तो इससे हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं है, मार काटना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब हम अकाउंट्स में ले लेते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब पैसे नहीं दे रहे हैं, तो अब इससे ज़बरदस्ती तो क्या है, कोशिश तो करेंगे कि जितना हो सके उतना निकाल लो उससे पैसा, ठीक है। बट ये अगर नहीं दे रहा है कोई, ज़बरदस्ती क्या ही करेंगे, ठीक। तो उस चीज़ को हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, ये बैड डेट्स है, ऐसे डेटर्स जो अपने पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, अनलाइकली टू बी पेड। अब आपको पता चल गया कि नहीं मिलने वाले, तो हम इसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का एक अलग से बहुत ही बड़ा टॉपिक रहेगा, तो इसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल आपने बस टर्म को एक्सप्लेन करके दे देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या रहता है, इसका मतलब होता है डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, याद रखना यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, ठीक है। डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स पे नहीं लगती कभी, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगी हमेशा कहाँ लगेगी, वो फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगेगी, ठीक है। अब इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, ड्यू टू देयर यूज़ इन बिजनेस, आपने उसको यूज़ किया, अब मशीन है, एक गाड़ी आपने लिया, वो हमेशा तो ना चलती रहेगी, थोड़े समय बाद वो ख़राब होना शुरू कर दी, काफ़ी सर्विसेज मांगेगी, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यूज़ क्या रहेगी, घटती रहेगी। आपने आज कोई चीज़ ली है 10,000 की, ठीक है, कल उसकी वैल्यू क्या रहेगी, घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, ठीक है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू देयर यूज़ इन बिजनेस, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको हर एक टर्म अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।